अष्टांग हृदयम, जो आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है, आज हम उसके तीसरे अध्याय, जिसे ऋतुचर्या अध्याय कहा जाता है, उसके रहस्यों को समझेंगे। विशेष रूप से ये देखना है कि मार्च और अप्रैल यानी वसंत ऋतु के दौरान मानव शरीर का आहार कैसा होना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हर इंसान के लिए बहुत प्रासंगिक है। मैं इस चर्चा में उस प्राचीन विज्ञान की बारीकियों को सामने रखने का प्रयास करूंगी। बिल्कुल, और मैं इस चर्चा को आम जीवन से जोड़ने का काम करूंगा। हम अक्सर ये देखते हैं कि सर्दियां खत्म होते ही जो पौष्टिक भोजन पहले शरीर को ऊर्जा देता था, वो अचानक से भारीपन और आलस क्यों पैदा करने लगता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर लोगों को लगता है कि ऋतुचर्या सिर्फ एक साधारण आहार योजना या डाइट प्लान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह पूरे वर्ष के लिए प्रकृति के चक्र के साथ शरीर के आंतरिक तालमेल का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। वसंत ऋतु में वातावरण में जो भी बदलाव होते हैं, उनका सीधा असर हमारे शरीर पे पड़ता है। अष्टांग हृदयम में हर मौसम के अनुकूल अनाज, दालों, सब्जियों और दिनचर्या का जो विधान दिया गया है, वो शरीर के आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण के साथ संतुलित रखता है। मतलब इसमें कोई आधुनिक फैट डाइट वाला दृष्टिकोण नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये विशुद्ध शरीर विज्ञान है। कोई पाबंदी नहीं है, बस प्रकृति के साथ चलना है। सही कहा। तो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन के साथ कैसे जोड़ा जाए, ताकि रोजमर्रा के भोजन में, जैसे चावल, रोटी, दाल, दूध, दही, इनमें जरूरी बदलाव बिना किसी भ्रम के किए जा सकें। तो चलिए इसे समझते हैं। जब मौसम बदलता है और सूर्य की ऊष्मा बढ़ती है, तो शरीर के भीतर वास्तव में क्या होता है? इसे समझने के लिए हमें अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान के तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक देखना होगा। श्लोक है, कफश्चितो ही शिशिरे वसंतेर कांशुतापिता हत्वाग्निम कुरुते रोगान तस्तम त्वरया जयेत। इसका अर्थ अगर सरल भाषा में समझें तो? इसका सीधा अर्थ यह है कि सर्दियों में यानी शिशिर ऋतु में जो कफ शरीर में इकट्ठा होता है, वह वसंत में सूर्य की किरणों की गर्मी से पिघलने लगता है। अरे, ये पिघलने वाली बात बहुत दिलचस्प है। हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पिघलता हुआ कफ शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। सर्दियों में शरीर कफ को जमा करता है, जो एक तरह से शरीर को कड़ाके की ठंड से बचाने का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। मतलब एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। एकदम सही। लेकिन जैसे ही वसंत में तापमान बढ़ता है, यह सुरक्षा कवच पिघलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वसंत की धूप से पहाड़ों की बर्फ पिघलती है। समझ रहा हूँ। और जब ये कफ पिघलकर शरीर के सिस्टम में बहने लगता है, तो ये सीधा हमारी पाचन अग्नि पर गिरता है। भारी और गीला कफ पाचन अग्नि को पूरी तरह मंद कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्च और अप्रैल में मानव शरीर की पाचन शक्ति अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। बिल्कुल। इस समय भारी भोजन करना ऐसा है जैसे बुझती हुई आग पर गीली लकड़ियां डालना। ये तो बहुत ही स्पष्ट और ताकती प्रक्रिया है। अगर शरीर पहले से ही कमजोर पाचन शक्ति से जूझ रहा है, तो सर्दियों का घनिष्ठ भोजन स्थिति को और बिगाड़ देगा। हाँ, शरीर अंदर से कफ को संभालने का प्रयास कर रहा होता है और ऊपर से भारी आहार पाचन तंत्र को पूरी तरह से रोक सकता है। इसी संदर्भ में अनाज के चुनाव पर ग्रंथ में विशेष जोर दिया गया है ना, 20वें श्लोक में, जो पुराण यव और गोधूम का जिक्र है। अगर हम रोज के खाने की बात करें, जैसे चावल, तो इसका चुनाव कैसे किया जाए? देखिए, नया चावल स्वभाव से भारी होता है। उसमें प्राकृतिक रूप से नमी बहुत अधिक होती है, जो पचने में मुश्किल करेगा। हाँ, वो पचने में भारी होता है और कफ को और बढ़ाता है। इसलिए स्पष्ट रूप से पुराना अन्न यानी कम से कम 1 साल पुराने अनाज का उपयोग करने को कहा गया है। पुराना चावल जैसे सेला या पुराना बासमती समय के साथ अपनी नमी खो देता है और हल्का हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ पुराना चावल लेना ही काफी है? नहीं, इसे पकाने की विधि भी बदलनी पड़ती है। वसंत ऋतु में गाढ़ी खिचड़ी या भारी पुलाव की जगह चावल को पेया या यवागू के रूप में पकाने का निर्देश है। मतलब थोड़ा पानी ज्यादा डालकर पकाना? हाँ, पानी का अनुपात बढ़ाकर उसे एक सूपी पतले माड़ वाले रूप में लेना चाहिए, ताकि वो कमजोर अग्नि पर कोई दबाव न डाले और आसानी से पच जाए। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बदलाव है। अच्छा, रोटी के लिए श्लोक में गोधूम यानी गेहूं का भी जिक्र है। गेहूं का सेवन किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत बारीक पिसा हुआ और बिना चोकर का होना चाहिए, ताकि भारी न लगे।
लेकिन वसंत ऋतु का असली सुपरस्टार अनाज गेहूं नहीं है। तो फिर क्या है? वो है यव यानी जौ। जौ की जो प्रकृति है वो हल्की और सूखी होती है। ये इस पिघलते हुए चिपचिपे कफ के बिल्कुल विपरीत काम करता है। मतलब जौ उस कफ को सोख लेता है। बिल्कुल। जौ का रूखा गुण वसंत ऋतु में एक औषधि की तरह काम करता है। पिघलता हुआ कफ शरीर में जो गीलापन और भारीपन ला रहा है, जौ उसे सोखने और काटने का काम करता है। अगर गेहूं की जगह जौ की रोटी या दलिया शामिल किया जाए तो वो शरीर से अतिरिक्त कफ को खुरचकर बाहर निकालने में सबसे अधिक मदद करता है। जौ का ये खुरचने वाला प्रभाव तो वसंत ऋतु के दौरान शरीर की आंतरिक सफाई के लिए बहुत जरूरी लग रहा है। और अगर हम दालों की बात करें, दालों के मामले में भी यही हल्का और रूखा नियम लागू होता है। भारी दालें जैसे उड़द, जो कि चिकनी और भारी होती है, या फिर राजमा और छोले, ये सब तो कफ बढ़ाते होंगे। हाँ, बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इसके विपरीत मूंग की दाल सबसे अच्छी है, क्योंकि ये हल्की होती है और पाचन अग्नि को बिना दबाए आसानी से पच जाती है। और यहाँ भारतीय रसोई के तड़के का विज्ञान भी बहुत काम आता है। अगर हम तड़के में अदरक, काली मिर्च और जीरे का इस्तेमाल करें, हाँ, ये कटु रस यानी तीखा स्वाद पैदा करते हैं, जो कि एक बेहतरीन मेटाबॉलिक बूस्टर है। ये सोई हुई अग्नि को जगाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। बिल्कुल। तड़का असल में मसालों के माध्यम से भोजन के गुणों को बदलने की एक प्रक्रिया है। तीखा स्वाद अग्नि को प्रदीप्त करने का सबसे सीधा माध्यम है। जब मूंग की दाल में अदरक और काली मिर्च का तड़का लगता है तो वो दाल को और भी हल्का बना देता है और शरीर के चैनलों में जमे कफ को भी साफ करता है। एकदम सही। ये एक प्रकार की प्राकृतिक सफाई है जो हर भोजन के साथ शरीर में होती है। मसालों का ये उपयोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि वसंत ऋतु के आलस और कफ को काटने के लिए है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि आधुनिक पोषण विज्ञान प्रोबायोटिक्स के नाम पर हर मौसम में दही खाने को बढ़ावा देता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अष्टांग हृदयम का तो अत्यंत स्पष्ट निर्देश है, दधि वसंते वर्जयेत, यानी वसंत ऋतु में दही का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध है। ये निषेध सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक है। दही स्वभाव से अभिसंधि होता है। अभिसंधि का मतलब? अभिसंधि का अर्थ है वह पदार्थ जो शरीर के सूक्ष्म रास्तों या चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। वसंत में जब कफ पिघलकर पूरे शरीर में फैल रहा होता है, उस समय दही खाने से वो कफ उन रास्तों में ही चिपककर रुक जाता है। और यही रुकावट फिर बीमारियों का कारण बनती है। हाँ, ये रुकावट आगे चलकर सूजन, सांस की तकलीफ और कफ से होने वाले रोगों का सीधा कारण बनती है। इसके अलावा दही भारी भी होता है, जो पहले से कमजोर अग्नि को और बुझा देता है। तो दही के स्थान पर प्रोबायोटिक्स या पेट के स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम विकल्प क्या है? वो है तक्र यानी छाछ। छाछ और दही में इतना अंतर कैसे आ जाता है? जब दही को मथकर और उसमें पानी मिलाकर छाछ बनाई जाती है, तो मथने की उस प्रक्रिया से दही के भारी और अभिसंधि गुण पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। छाछ प्रकृति में हल्की हो जाती है और कफ का नाश करती है। उसमें थोड़ा भुना जीरा और काला नमक मिला लें तो और भी अच्छा। बिल्कुल, इससे उसके औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। एक ही मूल पदार्थ बनाने की विधि बदलने के बाद शरीर पर बिल्कुल अलग प्रभाव डालता है। ये तो द्रव्य गुण विज्ञान का कमाल है। अच्छा, दूध के बारे में क्या नियम है? दूध स्वाभाविक रूप से भारी और चिकना होता है। सुबह के समय जब शरीर की अग्नि वैसे ही कमजोर होती है और वातावरण में कफ का प्रभाव अधिक होता है, तब खाली पेट दूध पीना उस उठती हुई अग्नि को दबा देता है। और ठंडे मिल्कशेक या लस्सी? वो तो वसंत ऋतु में पूरी तरह से वर्जित हैं, क्योंकि ठंडा और मीठा दोनों ही कफ को तेजी से बढ़ाते हैं। रात में बहुत थोड़ी मात्रा में गर्म दूध, हल्दी या सौंठ के साथ लिया जा सकता है, जो कफ को शांत करने में सहायक हो। सब्जियों के चुनाव में भी ये देखना जरूरी है कि शरीर में कौन सा स्वाद जा रहा है। वसंत ऋतु में तिक्त रस यानी कड़वे स्वाद वाली सब्जियों को प्रधानता दी गई है। हाँ, कड़वा रस शरीर के लिए एक प्राकृतिक क्लेंजर का काम करता है। करेला, मेथी, परवल जैसी कड़वी सब्जियां प्राकृतिक रूप से कफ का नाश करती हैं। और जमीन के नीचे उगने वाली भारी सब्जियां, अरबी या शकरकंदी जैसी भारी सब्जियां या बहुत अधिक खट्टे टमाटर, इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि खट्टा और मीठा रस कफ को बढ़ाते हैं।
ये लिवर को उत्तेजित करता है और रक्त को शुद्ध करता है, जो जमे हुए कफ को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही घी और मीठे का सेवन कम करना भी उतना ही जरूरी है ना? घी शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन इस मौसम में आहार को रूखा रखने का निर्देश है। मीठा स्वाद भी कफ को बढ़ाता है, इसलिए सफेद चीनी या भारी मिठाइयों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। हालांकि यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है। शहद? बिल्कुल, शहद या मधु। शहद मीठा होने के बावजूद वसंत ऋतु में कफ को काटता है। इसमें खुरचने का गुण होता है, जो जमे हुए कफ को बाहर निकालता है। तो इसे गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है? हाँ, ये बहुत लाभकारी है। बस एक ही सख्त नियम है कि शहद को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। तो इन सारी बातों का असल मतलब क्या निकलता है? अगर इन सारी नियमों को रोजमर्रा की दिनचर्या में पिरोया जाए तो भोजन का समय और तरीका कैसा होना चाहिए? इसके लिए 57वें श्लोक का संदर्भ बहुत सटीक बैठता है। श्लोक के अनुसार वैसे तो भोजन में सभी 6 रस होने चाहिए, लेकिन वसंत ऋतु में कड़वा, तीखा और कसैला रस अधिक होना चाहिए। कसैला रस शरीर से अतिरिक्त नमी को सोखने का काम करता है। और इस संतुलन को दिन के अलग अलग प्रहर के साथ जोड़कर देखना होगा? बिल्कुल। सुबह का नाश्ता बहुत हल्का और कफ नाशक होना चाहिए, जैसे जौ के दलिया या मूंग दाल का छीला। हाँ, एकदम सही विकल्प है। सुबह भारी भोजन करने से पाचन अग्नि पूरी तरह बैठ जाती है। फिर दोपहर का समय आता है जब सूर्य अपने चरम पर होता है। ये दिन का सबसे बड़ा भोजन ग्रहण करने का समय है, क्योंकि इस समय जठराग्नि अपने उच्चतम स्तर पर होती है। तो दोपहर में जौ या पुराने गेहूं की रोटी, मूंग की दाल, कड़वी सब्जी और एक ग्लास छाछ ली जा सकती है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक नियम है। भोजन के बाद शतपदम यानी कम से कम 100 कदम चलना। ये 100 कदम चलने का नियम तो पाचन तंत्र को सक्रिय रखने के लिए बहुत जरूरी है। इससे भोजन आंतों में सही तरीके से आगे बढ़ता है। और रात का भोजन दिन छिपने से पहले और सबसे हल्का होना चाहिए, जैसे पतली यवागू या दाल का पानी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद शरीर की अग्नि फिर से अपनी न्यूनतम अवस्था में चली जाती है। दिनचर्या को लेकर एक और बहुत सख्त चेतावनी है, दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना। अरे, दिवा स्वप्न का निषेध तो बहुत कड़े शब्दों में किया गया है। वसंत ऋतु में दिन में सोना ऐसा काम है जो शरीर की पूरी चयापचय प्रक्रिया को वहीं रोक देता है। मतलब मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। बिल्कुल। जब दिन में सोया जाता है तो शरीर का कफ बहुत तेजी से बढ़ता है और सूक्ष्म नाड़ियों में रुकावट पैदा करता है। जो कफ पिघलकर शरीर से बाहर निकलना चाहिए था, वो शरीर में ही ठहरकर बीमारियों का रूप ले लेता है। हम अक्सर देखते हैं कि भारी लंच के बाद लोगों को सुस्ती आती है और वे सो जाते हैं। हाँ, जो कि इस मौसम में विशेष रूप से नुकसानदायक है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने लाती है। अगर पूरी बात का निचोड़ निकाला जाए तो ये कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि बाहरी प्रकृति के साथ आंतरिक शरीर का तालमेल है। बिल्कुल सही कहा। वसंत ऋतु में जब बाहर रूखापन और गर्मी बढ़ रही है तो शरीर को भी संतुलन बनाए रखने के लिए हल्के, रूखे, कड़वे और तीखे आहार की आवश्यकता है। भारी चीजों को हटाकर हल्की चीजों को अपनाना ही स्वस्थ रहने की कुंजी है। देखिए, यह ज्ञान हजारों वर्षों के सूक्ष्म अवलोकन और अनुभव का परिणाम है। प्रकृति ने हर मौसम में वही चीजें उगाई हैं जो उस मौसम में शरीर की जरूरतों को पूरा करती हैं। ये तो है। ये नियम मानव शरीर की एनाटॉमी का शाश्वत सत्य हैं, जो आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं। जब ऋतु के अनुसार आहार बदला जाता है तो शरीर को बीमारियों से लड़ने में ऊर्जा खर्च करने की बजाय प्रकृति के साथ सहजता से बहने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करेगा। हाँ, बताइए। आज ग्लोबलाइजेशन और आधुनिक सुपरमार्केट्स की वजह से इंसान सर्दियों का भारी भोजन और दुनिया भर की फल सब्जियों साल भर खा रहा है। हमारी फूड सप्लाई चेन ने ऋतुओं का अंतर पूरी तरह मिटा दिया है। तो क्या यह संभव है कि जिन्हें समाज आज स्प्रिंग एलर्जी, लगातार रहने वाली थकान या मौसमी डिप्रेशन मानता है, वे वास्तव में कोई नई बीमारियां हैं ही नहीं? ये सोचने वाली बात है। क्या वे सिर्फ इस बात का सीधा नतीजा है कि मानव शरीर वसंत के मौसम में भारी, कफ बढ़ाने वाले उस भोजन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है जो हजारों मील दूर से या किसी कोल्ड स्टोरेज से हमारी थाली में आया है? ये एक ऐसा विचार है जो इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है कि हम प्रकृति के चक्र से कितनी दूर आ गए हैं। बिल्कुल, ये आत्ममंथन का विषय है। इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर यह संवाद विचारोत्तेजक लगा हो तो इस कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही गूढ़ विषयों पर गहराई से बात की जा सके।